हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के समझ एक बार फिर ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था हेतु उपस्थित हुए हैं। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे यूनिट 3 से। एक तो है मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम, और दूसरा टॉपिक है मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक कवर करते हैं, मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम। सन 1913 तक ये ज्ञात हो चुका था कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार। तो इसे आधार मानकर मोजले नामक वैज्ञानिक ने एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित समयांतर के पश्चात उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात समान गुण वाला तत्व में प्राप्त होता है। तो इस तरह से मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में हमने समझा, और इसके बाद हम शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक है मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सन 1913 में मोजले नामक वैज्ञानिक ने अपने आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक सारणी तैयार की, जिसे मोजले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। इस सारणी को मोजले नामक वैज्ञानिक ने 7 क्षैतिज कॉलमों में बांटा और 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बांटा। 7 क्षैतिज कॉलमों में तत्वों को 10 पंक्तियों में रखा। इन 10 पंक्तियों को श्रेणियां कहा और 7 क्षैतिज कॉलमों को आवर्त कहा। पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त में एक एक श्रेणी अर्थात एक एक पंक्ति में तत्वों को रखा गया। चौथे, पांचवें और छठे आवर्त में दो दो पंक्तियों में तत्वों को रखा, अर्थात दो दो श्रेणियां चौथे, पांचवें और छठे आवर्त में थीं। इसके बाद में सातवें आवर्त में केवल एक पंक्ति में तत्वों को रखा, अर्थात सातवें आवर्त में केवल एक श्रेणी थी। इनकी आवर्त सारणी में 1 से लेकर के 7 समूह तक सभी समूहों को ए और बी 2 उपवर्गों में बांटा गया। यह समूह में तत्वों को 3-3 के समूह में रखा गया और लास्ट में शून्य समूह अर्थात अक्रिय गैसों को शून्य समूह में रखा गया। इनकी आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया गया। लैंथेनाइड लैंथेनम La आवर्त संख्या 6 और वर्ग संख्या 3b में जो लैंथेनम है उससे 14 तत्व समानता रखते हैं, जिन्हें आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया है। एक श्रेणी बनाकर
जिसे हम लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। और इन तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इनका स्थान आवर्त संख्या 7 है और वर्ग संख्या 3 B है, इसलिए इसी खाने में 14 तत्वों को आना चाहिए था। क्योंकि इसमें आ नहीं सकते इसलिए इन्हें बाहर रखा गया है। इसी तरह से आवर्त संख्या 7 में एक्टिनियम के आगे के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे एक्टिनाइड श्रेणी बना के रखा गया है। इनके गुण एक्टिनियम से समानता रखते हैं, इसलिए इनका भी आवर्त 7 है और वर्ग 3 है। अर्थात इस खाने में इन 14 तत्वों को रखा जाना चाहिए था, क्योंकि इनके गुण एक्टिनियम से समानता रखते थे। इसलिए अब चूंकि इसमें आ नहीं सकते इतने सभी तत्व, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड श्रेणी के नीचे एक्टिनाइड श्रेणी बना के रखा गया है। इस सारणी के वर्गों और आवर्तों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक ही वर्ग में जितने तत्व रखे गए हैं ऊपर से नीचे तक, उनकी संयोजकता समान होती है। दूसरे, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते जाते हैं। इसी तरह से आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते जाते हैं। इसके बाद इस सारणी में हम ये समझ लें कि परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक हैं। तो हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम के 2 और लिथियम का 3 है और 3 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, नियान 10 होगा। सोडियम का 11 से 18 तक इसमें रखेंगे। और फिर पोटेशियम 19 है, 19 से, और क्रिप्टन 36, यानी 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। निकेल 28 है, फिर कॉपर 29 से ब्रोमीन जो है देखिए 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, क्रिप्टन तक आ जाएगा 36। फिर 37 से शुरू होता है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो पैलेडियम 46 है। 46 के बाद में Ag 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और Xc 54 के बाद में 55 सीरियम है, 56 बेरियम है, 57 लैंथेनम है। फिर सीरियम से 58 से लेकर के 71 तक, फिर 72 से 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78 के बाद में 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और 86, 86 के बाद में यहाँ 87, 88 और 89। फिर थोरियम 90 से लेकर के 103 तक लॉरेंशियम तक है। और फिर 104, 105 और 106। तो इस तरह से इनके परमाणु क्रमांक हैं। इसके बाद में इस सारणी में हमें अध्ययन करना है कि प्रतिरूपी या निरूपक तत्व क्या है। इस आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 3 में जो तत्व हैं वो प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहलाते हैं। यानी फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 7th ग्रुप तक के तत्व, आवर्त संख्या 3 में फर्स्ट ग्रुप से 7th ग्रुप तक के तत्व प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहलाते हैं।
ये अपने ही वर्ग में शेष तत्वों के लिए आदर्श प्रतिनिधित्व का स्थापित करते हैं, अर्थात इनकी लीडरशिप क्वालिटी होती है। जो इनके गुण होंगे वो इनके वर्ग में शेष सभी तत्वों के गुण होंगे, चाहे वो ए वर्ग के तत्व हों और चाहे ए उपवर्ग के तत्व हों, चाहे बी उपवर्ग के तत्व क्यों ना हों। इसके बाद में आते हैं विकर्णी संबंध पे। तो आवर्त संख्या 2 के तत्व आवर्त संख्या 3 के उन तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं जिनके वे विकर्णी अवमुख होते हैं, अर्थात लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरान सिलिकॉन के साथ समानता प्रदर्शित करेगा गुणों में, और ये समानता धीरे धीरे आगे चल के कम होती चली जाएगी। तो इन तत्वों के इस संबंध को विकर्णी संबंध कहते हैं। इसी तरह से अगला टॉपिक यही है, लेकिन अगला पॉइंट इस सारणी का यह है कि सेतु तत्व किसे कहते हैं। तो समझ लीजिए सेतु तत्व किसे कहते हैं। सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट किसे कहते हैं, इसको समझना है। देखिए आवर्त संख्या 3 के तत्व यानी हाइड्रोजन, लिथियम के बाद आता है सोडियम, के, Rb, Cs और Fr, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इसी तरह से Be, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम और जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो ये जो सोडियम यहाँ है और मैग्नीशियम यहाँ है, ये ब्रिज एलिमेंट कहलाएंगे, BRIDGE ब्रिज एलिमेंट। तो ब्रिजिंग एलिमेंट्स दोनों कहलाएंगे, सोडियम और मैग्नीशियम, क्योंकि ये अपने वर्ग में ए उपवर्ग और बी उपवर्ग के तत्वों के गुणों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये अपने वर्ग में आवर्त संख्या 3 के जो भी तत्व हैं 1 से लेकर के 7th ग्रुप तक के, वो अपने वर्ग के शेष सभी तत्वों के लिए आदर्श प्रतिनिधित्व स्थापित करते हैं, अर्थात उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, अर्थात वो जो हैं अपने वर्ग के शेष सभी तत्वों के गुणों के समान बिहेवियर करते हैं। इसलिए इन तत्वों को ब्रिज एलिमेंट कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। एक ये भी हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ से जाते हैं तो इधर को आराम से निकल सकते हैं, और अगर ये सोडियम ना हुआ तो हम इधर से जाएंगे और इस खाई में गिर जाएंगे। तो ये सेतु का कार्य करता है सोडियम, इसलिए सोडियम को ब्रिज एलिमेंट कहेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम ब्रिज एलिमेंट है। तो सेतु तत्व क्या है ये समझ में आ गया होगा। सेतु तत्वों के बाद अगला इसमें पॉइंट है
शेप तत्वों के बाद अगला पॉइंट है नॉर्मल तत्व। तो देखिए, नॉर्मल तत्व जिन तत्वों के गुण शेप तत्वों के समान होते हैं उन्हें सामान्य अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं। शेप तत्वों को भी नॉर्मल तत्व कहते हैं और सभी ए उपवर्गों के तत्व नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। यानी शेप तत्वों को नॉर्मल तत्व कहते हैं, सभी ए उपवर्गों के तत्वों को नॉर्मल तत्व कहते हैं। एक पॉइंट इसमें और है, यानी आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो वे तत्व जिनके बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये जो हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इस सारणी में एक और बात थी कि एक ही वर्ग में ए उपवर्ग और बी उपवर्ग, 2 तरह के उपवर्ग थे और दोनों में जो तत्व थे वो एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करते थे। ए उपवर्ग के तत्व आपस में समानता प्रदर्शित करते थे और बी उपवर्ग के तत्व उसी वर्ग के आपस में समानता प्रदर्शित करते थे। लेकिन एक ही वर्ग के ए उपवर्ग के और बी उपवर्ग के तत्व आपस में भिन्नता प्रदर्शित करते थे। तो भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही उपवर्ग में रखा गया था इस सारणी में। तो ये इसका बहुत बड़ा दोष था। इसके सारणी के गुण और दोष को हम एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। पहला तो हमने बता ही दिया था गुण और दोष, और दूसरा इसका दोष और क्या है इसको भी समझ लीजिए। यानी पहला था असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही उपवर्ग में स्थान दिया गया था। दूसरा इसका दोष था लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर कोई स्थान नहीं दिया गया था। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया था। शून्य समूह को तो दे दिया गया था, लेकिन अब भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। तीसरा इसका दोष ये था कि हाइड्रोजन की अब तक आवर्त सारणी में कोई स्थिति निश्चित नहीं हो पाई है, क्योंकि हाइड्रोजन क्षार धातुओं के साथ भी समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे फर्स्ट वर्ग के साथ रखा जाना चाहिए। और हाइड्रोजन हैलोजनों के साथ भी समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे 7th के तत्वों के साथ रखा जाना चाहिए। हाइड्रोजन के कुछ विशिष्ट गुण भी होते हैं जिसके आधार पर इसे कहीं अन्य जगह रखा जाना चाहिए। तो अभी तक हाइड्रोजन की स्थिति इस सारणी में क्लियर नहीं हो पाई है। ये इसके दोष थे। और इस सारणी के गुण क्या हैं? इस सारणी में समस्थानिकों और संभारकों के लिए उचित स्थान मिल गया। और दूसरा गुण है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए उचित स्थान नहीं था और इस सारणी में अक्रिय गैसों के लिए उचित स्थान मिल गया। इस तरह से हम लोगों ने इस सारणी का अध्ययन किया। इस ऑनलाइन क्लास में मेंडलीव के संशोधित आवर्त नियम यानी आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी का हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद है समझ में आया होगा। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। दैट्स ऑल।